हम ना बहुत सारी टेक वीडियोस बनाते हैं लैपटॉप के मामले में स्पेसिफिकली, और मेरा ये सीन रहता है कि हर वीडियो में आपको एक ऐसी नॉलेज मिले जो आपको ना पता हो और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। टू बी स्पेसिफिक लैपटॉप यूजर्स के लिए आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और कमेंट सेक्शन से मेरे को पता लगता है जो लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं ना, आज भी बहुत सारे सवाल है जो लोगों के माइंड में है कि लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाएं, बैटरी पे चलाएं, गेम खेलें, टेम्परेचर सेफ क्या है, थर्मल पेस्ट, ये वो भाई दुनिया भर के सवाल। और इससे रिलेटेड मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैंने आपके सवाल इकट्ठे करे और कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत ही कॉमन थे, बहुत सारे लोगों के एकदम सेम सेम से थे। तो मैंने कहा इस पे यार वीडियो डेफिनेटली बनानी बनती है, क्योंकि हर कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि पहले दिन से उसको सारी चीजें बताओ। हो सकता है तुमने अपनी लाइफ का पहला लैपटॉप लिया हो, तो भाई डाउट जायज है और वो सारे हम क्लियर करेंगे। हम किस लिए बैठे हैं, लैपटॉप वाले भैया ऐसे थोड़ी बुलाते तुम हमें। तो वीडियो हो सकता है भाई लंबी हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने खुद से लिखी है, कुछ चीजें तुम्हारी उठाई है मैंने इंस्टाग्राम वाली। तो वीडियो को स्किप मत करना और कोशिश करूंगा मैं टाइम स्टैम्प डालने की, तो अपने अकॉर्डिंग अपने सवाल के हिसाब से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते पहले सवाल से। लैपटॉप के अंदर थर्मल पेस्ट आपको चेंज करना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए, और थर्मल पेस्ट नॉर्मल वाला लगाएं या फिर लिक्विड मेटल की तरफ जाएं। तो लिक्विड मेटल के बारे में मैं ये कहूंगा, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। लिक्विड मेटल से फर्क तो पड़ता है थर्मल्स पे, बट एक चीज है भाई, वो बहुत ज्यादा ना रिस्की है लगाना। अगर थोड़ा सा भी स्पिल हो गया तो आपका लैपटॉप डेड हो सकता है। तो एक्सपर्ट गाइडेंस में आप उसे लगवा सकते हो। और थर्मल पेस्ट चेंज करने की बात है तो मैं कहूंगा कि लैपटॉप की यूसेज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा यूज करते हैं उसमें कम सर्विस के चांसेस हैं। जितना आइडल पड़ा रहता है ना लैपटॉप, उसमें आपका थर्मल पेस्ट ना सूख जाता है। लाइक आप महीने में एक बार लैपटॉप चला रहे हो, आपने परचेज करके रख लिया, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उस केस में आपको थर्मल पेस्ट जल्दी चेंज करना पड़ेगा। बाकी अगर आप रेगुलर यूजर हो, आप डेली चलाते हो, पूरा दबा के गेम में फुल एकदम प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह सब, तो मैं कहूंगा कि 1 साल से लेकर 1.5 साल में आपको मतलब थर्मल पेस्ट चेंज कर लेना चाहिए। अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको आ रहा पूरा इंटरेस्ट, इसका मतलब लैपटॉप खरीद रखा तभी तो। अब लैपटॉप खरीद के बजट हो गया आपका टाइट। अब अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है ना फिर। अब जितने भी नए इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है कोई नसीब का खेल नहीं है। अब ये नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने रिलेटिव से, दोस्त यार से पूछते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, फिर लॉस हो जाता है और फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता है उनको। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही गाइडेंस देगा। अब किसी फ्रेंड या रिलेटिव की गाइडेंस से बढ़िया है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की गाइडेंस, क्योंकि वो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आपका देखता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना लॉस आप झेल सकते हो, उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल ऐप के बारे में। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट दिया जाता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर भी करेगा और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सही गाइडेंस भी देगा। अब ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो, सबसे पहले चाहिए होता है भाई डीमैट अकाउंट। और मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको इसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 50 लाख प्लस इंडियन कस्टमर्स हैं। और मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको मिलता है बेनिफिट, जैसे कि एक फ्री डीमैट अकाउंट, और साथ ही फर्स्ट ईयर आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, और फ्लैट ब्रोकरेज एट ₹20 पर लॉट मिलेगा आपको। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ लगेगा, और आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगी मोतीलाल ओसवाल मोबाइल ऐप के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री। और इनके साथ जुड़ने पर आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसके अंदर AI बेस्ड टूल्स होंगे जिसको आप यूज कर सकते हो, और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, आप फोन कॉल या मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके अपना नाम, सिटी, फोन नंबर वगैरह डाल के अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करो। दूसरा हमारा सबसे कॉमन सवाल है भाई, कौन सा टेम्परेचर सेफ है, लाइक लैपटॉप के CPU या GPU के टेम्परेचर कितने सेफ है, और कितने टेम्परेचर में हमारे को लैपटॉप यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो यूज केस सिनेरियो आपको बता दूं कि आपको लैपटॉप 25 से 30 डिग्री रूम टेम्परेचर पे यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी लैपटॉप एक कॉम्पैक्ट मशीन भी होती है, एयर फ्लो की जगह कम होती है। भाई CPU से अगर आप कंपेयर करोगे, CPU में बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और बढ़िया एकदम हवाबाजी चल रही होती है, बट लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं है। तो आपका रूम टेम्परेचर जितना कम होगा उतना आपके लैपटॉप के लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे सेफ टेम्परेचर्स फॉर CPU एंड GPU, तो मैं हाईएस्ट बता देता हूँ। अगर आपका CPU 90 डिग्री तक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन 95 से बिलो भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेक करोगे ना ऑनलाइन जाके, ये हमारी सिलिकॉन चिप्स होती हैं और ये मैक्सिमम 105 डिग्री तक बेयर कर सकती हैं, मतलब आपका लैपटॉप ऐसा नहीं है खराब हो जाएगा। हाँ, ये है कि ज्यादा टेम्परेचर पे आप यूज करोगे तो डेफिनेटली लाइफ कम होती है लैपटॉप की। और यहीं पे GPU टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपका 70 to 80 डिग्री नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 83 तक चला जाता है GPU जा जाता, बट उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा डाउट है ना कि यार मैं 90 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे खेल रहा हूँ, ज्यादा गर्मी में खेल रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप की लाइफ कम हो रही है, तो आप अंडर वोल्टिंग ट्राई कर सकते हो। अंडर वोल्टिंग के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, AMD की भी और इंटेल की भी। तो आप अपने CPU की वोल्टेज कम कर सकते हो उसके थ्रू। जब वोल्टेज कम होती है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारी पावर कम ड्रॉ करेगा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और परफॉर्मेंस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप वो वाला मेथड ट्राई करो, तो आपका लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं करेगा लैपटॉप। क्या अंडर वोल्टिंग सेफ है? तो मैं कहूंगा यस, अंडर वोल्टिंग बिल्कुल सेफ है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप जस्ट अपने CPU या GPU की ना वोल्टेज कम करते हो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, कि अगर वो 70-80 वॉट पावर ड्रॉ कर पा रहा है तो हम उस पर लॉक लगा के उसको 50 वॉट पे कर सकते हैं, 40 वॉट पे कर सकते हैं, कि उससे ज्यादा जाए ना, डेफिनेटली पावर कम ड्रॉ करेगा, कम गर्म होगा, टेम्परेचर कम जाएंगे। तो अंडर वोल्टिंग ऐसा कोई तगड़ा प्रोसेस नहीं है, जितना ज्यादा टिपिकल नहीं, माइंड में इतना टेंशन मत लेना। इवन अगर आप Asus की आर्मरी ग्रेड में जाते हो तो उसके अंदर भी हमारे को डिफरेंट कस्टमाइजेशंस मिलते हैं, वो भी बेसिक वही चीज है। वहां पे आप अंडर वोल्टिंग वगैरह कर सकते हो कि हाँ अलग अलग क्लॉक स्पीड मिलती है, या शायद इवन TDP वगैरह भी मिलती है, तो वो भी सेम ही चीज है। और एक स्क्रीन ब्लीडिंग वाला क्वेश्चन बहुत है। स्क्रीन ब्लीडिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है लैपटॉप पे, ये आप ना अंधेरे में चेक कर सकते हो, बिल्कुल डार्क रूम में। और भाई शुरू में मैं कवर करता था, मैंने फिर कवर करना बंद कर दिया,
क्योंकि स्क्रीन ब्लीडिंग ना सब्जेक्टिव होती है, मतलब कौन सा लैपटॉप आप बाय कर रहे हो, उसका पैनल कैसा है, कौन से ब्रांड की तरफ से है वो, और कैसी कंडीशंस में वो यूज हो रहा है कुछ है, तो स्क्रीन ब्लीडिंग ना उस हिसाब से आपकी मतलब डिस्प्ले आ जाती है। कोई बेकार चीज नहीं है, कोई जैसा डिस्प्ले खराब नहीं होती। अगर बहुत ही ज्यादा स्क्रीन ब्लीडिंग होती है कुछ इस तरीके से तो आप रिप्लेसमेंट के लिए मांग सकते हो। थोड़ी बहुत होती है अगर डिस्प्ले के अंदर, तो ऐसी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। 24/7 लैपटॉप अगर चार्जिंग पे लगा रहेगा तो खराब तो नहीं होगा। हमारे आज के डेट में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं ना फुल स्मार्ट है, उनके अंदर तुम्हारे से भी ज्यादा दिमाग है। अगर तुम्हारा पेट भरा होता है तुम खाते रहते हो, उनका पेट भर जाता है वो खाना रोक देते हैं। मतलब वही बात है कि अगर आप चार्जिंग लगाते हो तो ऑटोमेटिकली 100% के बाद आपकी चार्जिंग रुक जाती है। अगर आपको डाउट है ना कि ये चीज होती है नहीं होती, तो आप ध्यान देना, अगर आप 0% पे अपना चार्जर लगाओगे लैपटॉप पे तो शुरू में चार्जर गर्म होता है हल्का सा, उसके बाद जब बैटरी चार्ज होते रहते जब 100% हो जाता है तो आप देखोगे आपका चार्जर ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि वो पावर नहीं फेंक रहा है, फिर वो डायरेक्ट फ्लो पे चल रहा होता है लैपटॉप, उतनी वोल्टेज कंजम्पशन नहीं होती। एंड यहीं पे हमारा अगला सवाल आ जाता है लैपटॉप के चार्जर गर्म होने से, कि आप जब गेम खेलते हो कि भैया हमारा चार्जर बड़ा हीट होता है, तो क्या ये हमारा चार्जर खराब हो जाएगा या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? भाई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी गर्म होता है चार्जर, इसकी जो प्लास्टिक है वो बहुत तगड़े लेवल के मटेरियल की बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस एक चीज का ध्यान रखना कि चार्जर जो है आपका वो किसी कवर्ड सरफेस में ना हो। एक बार मेरे साथ ऐसी हुआ था, मैं गेम खेल रहा था तो मेरा चार्जर तकिए के नीचे रह गया था, जब मैं मतलब बेड पे बैठ के गेमिंग कर रहा था कूलिंग पैड लगा के। इसका सवाल भी आगे बताता हूं। तो वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया तो चार्जर इतना गर्म हो गया था, क्योंकि हीट निकलने की जगह नहीं थी ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चार्जर ओपन में रहे, हवा लगती रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और गर्म होने से वो खराब भी नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल कि बेड पे रख के गेमिंग लैपटॉप से अगर हम गेमिंग करते हैं या एडिटिंग प्रोडक्टिविटी को ऐसा काम करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई बेड पे डायरेक्टली रखोगे तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन जो नीचे वाले वेंट्स होते हैं वो इनटेक के लिए होते हैं, तो बेड पे जितना कूड़ा कचरा होगा वो भी उसके अंदर चला जाएगा। कुछ कचरा ऐसा होता है जो आप आंखों से नहीं देख सकते, बट वो जाके आपके फैंस में टक जाएगा डस्ट के तौर पे, और जब डस्ट जाएगी तो ऑब्वियसली थर्मल्स बेकार हो जाएंगे आपके लैपटॉप के। तो यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप मेंटेन करके चलो, कोई बुक या कोई ऐसी चीज लगा लेना, या फिर मैं तो ये सिंपल सा कहता हूँ एक बेड की टेबल आती है नॉर्मल सी, मैंने 1-2 रिव्यू भी कर रखी है, आप वो टेबल यूज कर सकते हो जिसपे लैपटॉप आप रख के आराम से यूज करो, तो उसमें वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और हर गेमिंग लैपटॉप्स में ना अलग अलग मोड्स आते हैं, लाइक परफॉर्मेंस, टर्बो, साइलेंट, बैटरी, ये वो करके बहुत सारे। तो मैं कहूंगा जहां आप गेमिंग या प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, लाइक हाई एंड टास्क कर रहे हो, जहां पे आपके सीपीयू जीपीयू की पूरी कंजम्पशन है, तो हाईएस्ट मोड सेलेक्ट करो जहां पे पंखे तेज घूमते हैं, तो उससे क्या आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। बाकी नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हो आप, लाइक मल्टीटास्किंग कर रहे हो या कोई ऐसा काम लाइक मीटिंग कर रहे हो, तो साइलेंट मोड पे भी चला सकते हो, या फिर आप नॉर्मल बैलेंस्ड कोई मोड होता है उस पे भी चला सकते हो। उस पे क्या होता है कि पंखे तेज नहीं घूमते और आपकी जो सीपीयू जीपीयू की वोल्टेज है वो भी कम यूज होती है। और हाँ, इसी से अगला सवाल कि हमारे जो लैपटॉप की ब्रिक है, लाइक हमारी 300 वॉट की ब्रिक है या 150 वॉट की है, 140 वॉट की है, क्या वो उतना ही पावर कंज्यूम करेगी लगाते ही? ऐसा नहीं है। जितना आपका लैपटॉप पावर ड्रॉ कर रहा होगा अपने वर्क फ्लो के हिसाब से, उतनी ही पावर आपके बिजली के मीटर से खींचेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे गेम खेलते हो वहां पे वोल्टेज सीपीयू जीपीयू की ज्यादा जाती है, ऑब्वियसली उस टाइम पे आपका मतलब हाई कंजम्पशन है, तो बिजली का बिल एवरीथिंग समझ गया ना मतलब आप चीज। क्या कूलिंग पैड जरूरी है लैपटॉप्स के लिए? बहुत से मतलब वीडियोस बने हुए कि कूलिंग पैड मिथ है, ये है वो करके। मैंने इस पे ना एक वीडियो भी बना रखी है कि कूलिंग पैड हमारे को चाहिए, तो उसमें 4-5 कूलिंग पैड थे, तो मैंने नॉर्मली विदाउट कूलिंग पैड लैपटॉप भी मतलब गेम चला के देखी थी एक स्पेसिफिक, फिर उसके नीचे एक थोड़ा सा डिस्टेंस दे के भी हमने चला के देखा, फिर एक कूलिंग पैड भी चला के देखा। देखो डायरेक्टली रखने से एक तो बिल्कुल सिंपल सा है, तुम भी समझदार हो कि जब नीचे फ्लो के लिए कम जगह होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। देन थोड़ा सा गैप बना देंगे तो वेंटिलेशन की जगह बन जाएगी, और अगर कूलिंग पैड भी लग जाएगा तो वेंटिलेशन के साथ साथ हवा का फ्लो भी मिल जाएगा। करेक्ट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कूलिंग पैड चाहिए लैपटॉप्स के लिए। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, हाई प्रोडक्टिविटी टास्क करते हो, अगर टेबल पे रख के भी यूज कर रहे हो तो एक कूलिंग पैड पे रख के यूज करो, जिससे आपकी लैपटॉप की लाइफ बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मिथ विथ नहीं है, जरूरी है। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बहुत सारे कूलिंग पैड की वीडियो बना रखे हैं, उससे देख सकते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ टेम्परेचर्स पे फर्क पड़ता है। और अगर कूलिंग पैड नहीं भी लेना तो थोड़ा सा एलिवेटेड रख सकते हो आप लैपटॉप को, कोई भी चीज फंसा के, या नॉर्मल लैपटॉप स्टैंड भी आते हैं बिना पंखे वाले, वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर भाई इतना खतरनाक सवाल कि गेमिंग हमारे को चार्जिंग पे करनी चाहिए या बैटरी पे करनी चाहिए, और अगर 100% चार्ज हो जाए तो क्या हम चार्जर प्लग आउट कर दें? देखो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी एक पॉइंट कि जब आप चार्जिंग पे लगाते हो 100% होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग कट ऑफ हो जाती है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो चार्जर आपका लगे रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सीपीयू जीपीयू है वो हाई टीडीपी पे चलता है चार्जर लगे हुए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे आप चार्जर निकालते हो आपके एफपीएस और गेमिंग की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है एकदम से। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारा जो गेमिंग लैपटॉप्स है इनके प्रोसेसर और जीपीयू बहुत हाई परफॉर्मेंस वाले हैं और उनको डायरेक्ट पावर की नीड होती है। तो वो पावर ब्रेक इसलिए दी है इतनी मोटी, ताकि आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप के पिछवाड़े में डाल सको और बढ़िया परफॉर्मेंस ले पाओ। तो अगर 100% भी चार्ज हो जाए तब भी चार्जर लगे रहने देना, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपका डायरेक्ट चार्जर से ही लैपटॉप चल रहा होगा जिससे आप गेमिंग कर रहे हो। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि बैटरी की हेल्थ कैसे बढ़ाएं, बैटरी लंबे टाइम तक हमारी अच्छी कैसे चलेगी। बैटरी का सिंपल सा लॉजिक है, फिर चाहे फोन हो, फिर चाहे लैपटॉप या कोई भी बैटरी वाली चीज है इस दुनिया में, हर बैटरी का ना एक साइकिल होता है, एक बार फुल एक बार डाउन, तो एक साइकिल खत्म। ऐसे आपके लैपटॉप की बैटरी के भी कुछ साइकिल्स होते हैं। जैसे आपने आईफोन में देखा होगा बैटरी परसेंटेज दिखाता है, पहले 100% कैपेसिटी है, फिर घटते घटते कम हो जाती है। सिमिलरली लैपटॉप से भी ऐसा होता है, शुरू में बहुत अच्छा बैकअप होता है, बट जितना ज्यादा आप बैटरी पे यूज
करोगे उसके उतने साइकिल्स खत्म होते चले जाएंगे और आपकी बैटरी डिग्रेड होती जाएगी, फिर आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा अगर आपके आसपास सॉकेट है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चार्जर पे ही यूज करना चाहिए। बैटरी पे सिर्फ तब यूज करो जब आप ऐसी जगह पे बैठे हो, आसपास सॉकेट नहीं है, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ है, बैटरी वहीं यूज करो, तभी आपकी ज्यादा बैटरी चल पाएगी। एंड कोशिश ये करो कि लैपटॉप को बैलेंस्ड या साइलेंट मोड पे चलाओ जब भी आप बैटरी पे चला रहे हो, उससे बैटरी धीरे धीरे डाउन होती है और उसकी बैटरी की हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं होता। और यहाँ पे थर्मल से रिलेटेड एक और बड़ा अजीब सा सवाल मिला मेरे को, और एक का नहीं बहुत सारे लोगों का, कि अगर लैपटॉप के थर्मल्स अच्छे हैं ऑलरेडी तब भी क्या हमारे को कूलिंग पैड यूज करना चाहिए? जैसे प्रेडेटर हमारा आया था उसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं, इवन लीजन के भी अच्छे हैं, तब भी मैं कहूंगा एक गेमिंग लैपटॉप को वेंटिलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि चेसी इतनी पतली सी है और इतनी पावरफुल मशीनरी है, तो जितना ज्यादा एयर फ्लो मिलेगा आपकी मशीनरी उतनी बेटर रहेगी। फिर चाहे थर्मल्स अच्छे हो या बुरे हो, आपको एक अच्छी वेंटिलेशन उसको देनी जरूरी है। अपग्रेडिंग रैम या फिर स्टोरेज आपके लैपटॉप की, क्या उससे वारंटी वॉइड होगी? तो कहीं हद तक हाँ और कहीं हद तक ना। बता देता हूँ रीजन। हर लैपटॉप के नीचे आपको स्क्रूज मिलते हैं और उस स्क्रूज के ऊपर कभी कभी ना किसी ब्रांड की सील होती है, जैसे मतलब एसर वाले शायद सील लगा के देते हैं, एसुस वालों की सील उनके अंदर हीट सिंक के ऊपर होती है, तो हीट सिंक अगर आप खोलोगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बाहर वाले स्क्रूज पे कोई भी सील नहीं लगी ब्रांड की, आप आराम से खोलो, उसका बहुत सेफली ढक्कन उतारो, प्लास्टिक का टूल आता है कुछ इस तरीके का, उससे खोल के आराम से खुद ही अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर खुद डर लगता है तो किसी आसपास वाली शॉप पे चले जाओ, वहां से अपग्रेड करवा लो, फिर चाहे रैम एसएसडी उसी से खरीद लो या फिर ऑनलाइन खरीद लो। हर कोई बंदा थोड़ा बहुत चार्ज करता है, वो चार्जेस उसको पे कर देना। तो ये अलग अलग लैपटॉप पे वेरी करता है, कुछ ब्रांड्स में होता है और कुछ ब्रांड्स चार्ज भी करते हैं सर्विस सेंटर में विद इन वारंटी अपग्रेड करने का। एमएसआई नहीं करता, मैंने करवाया। एसूस कोई अपग्रेड का चार्ज नहीं मांगता, मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। लिनोवो भी कोई चार्ज नहीं मांगता अपग्रेड का, बाकी और का पता नहीं है। और ये चीजें ना वेरी भी करती हैं सिटी टू सिटी, डिफरेंट सर्विस सेंटर पे, तो ये सब्जेक्टिव है। इसी चक्कर में मैं सर्विस सेंटर की कोई वीडियो भी कवर नहीं करता, क्योंकि वो कवर करने से ना ब्रांड के ऊपर आते हैं कि हाँ इस ब्रांड की सर्विस खराब है, जबकि सर्विस ब्रांड की खराब नहीं होती, सर्विस शहर की और उस स्पेसिफिक सर्विस सेंटर की खराब होती है। तो वो थोड़ा चीज को फिगर आउट करने में टाइम लगता है। क्या हमारे को एंटीवायरस डालना चाहिए या विंडोज का डिफेंडर ठीक है? ये बहुत सब्जेक्टिव सा पॉइंट है। डिफेंडर भी आपका बढ़िया है, यहाँ पे वो सिंपल सी बात है, अगर तुम सारी चीजें बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक परचेज करके चला रहे हो तो आप एंटीवायरस ले लो। जैसे मैं हूं, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूं, मेरे अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जैसों के लिए एंटीवायरस बहुत जरूरी है। और अगर आप पायरेसी की तरफ हो, आप पायरेटेड चीजें चलाते हो, ऑब्वियसली आप नहीं अफोर्ड कर सकते कुछ चीजें, तो वहां पे तो ऑब्वियसली एंटीवायरस का काम ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेटिकली एंटीवायरस उड़ा देता है और आपकी वो चलेंगी नहीं। तो ये सब्जेक्टिव है, रीजन मैंने आपको दोनों केस में बता दिया। अब जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारे को एचडीडी भी मिलती है, एसएसडी मिलती है। अब तो ज्यादातर वैसे एसएसडी आ रही है, एचडीडी ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पे लोगों का बड़ा कंफ्यूजन है कि हार्ड ड्राइव पे गेम डाल के हम खेलें या फिर एसएसडी पे डाल के खेलें। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ्रेम रेट पे, मैं पर्सनली टेस्ट कर चुका हूँ। फ्रेम रेट पे सिर्फ उन गेम्स पे फर्क पड़ेगा जो लेटेस्ट है, लाइक जो रे ट्रेसिंग यूज करते हैं या फिर काफी हाई ग्राफिक्स गेम है, क्योंकि उसके अंदर जो रीड एंड राइट स्पीड है ना उनको ज्यादा चाहिए होती है। जब रीडिंग स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली गेम अपना धीरे धीरे चलेगा, स्टटर भी करेगा, एफपीएस ड्रॉप भी होंगे। और अगर पुराने गेम खेलते हो तो आप हार्ड ड्राइव पे भी खेल सकते हो। और लोडिंग टाइम्स पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हार्ड ड्राइव पे लोडिंग टाइम ज्यादा आते हैं, एसएसडी में रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वहां पे गेम फटाफट लोड हो जाती है। तो मैं कहूंगा स्पेसिफिकली एसएसडी पे गेम खेलो, लाइक हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लो और एक आधा गेम जो आपको खेलना है वो एसएसडी में ट्रांसफर करके खेलते रहो, कंप्लीट हो तो दूसरा। समझ गया ना? बहुत लोगों को HDMI से रिलेटेड बहुत सवाल है कि हम HDMI से लगाते हैं, हमारे को 1080p 120 हर्ट्ज नहीं मिलता, हमारे को 144 हर्ट्ज नहीं मिलता। लाइक अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर या टीवी वगैरह कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये कि जो आपका एक्सटर्नल मॉनिटर है या एक्सटर्नल टीवी या जो भी आउटपुट आप ले रहे हो वो क्या सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे रूम में टीवी है, ये 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। अगर मैं अपने मॉनिटर की बात करूं तो ये 4K 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। तो अगर आपका 60 हर्ट्ज स्क्रीन वाला लैपटॉप भी है तब भी वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे ज्यादा रिफ्रेश रेट देगा। ये सवाल तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अगर 60 हर्ट्ज वाला लैपटॉप है तो 60 हर्ट्ज ही एक्सटर्नल मॉनिटर पे आएंगे, मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है। दूसरा सवाल यह है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं 4K 60 से ऊपर नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4K 120 का मॉनिटर है, यहां पे मैटर करता है आपका HDMI का वर्जन। जैसा आपने नोटिस करा होगा HDMI 2.0, 2.1, 2.0B ऐसे करके, तो इसका पूरा चार्ट आ रहा होगा आपके सामने। हर वर्जन का अपना मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट है और मैक्सिमम फ्रेम रेट सपोर्ट है। तो जैसा वर्जन होगा उसी के हिसाब से आप आउटपुट ले सकते हो। यही सेम सिनेरियो हमारा टाइप सी के साथ भी है। जब मैं आपको बोलता हूं ना टाइप सी पोर्ट है और ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, ऐसे करके आपने सुना होगा, तो वहां पे भी यही है, DP 1.4 है, DP 1.2 है, ऐसे करके डिफरेंट रेजोल्यूशन और डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं जो कि आपके पोर्ट के वर्जन पे डिपेंड करते हैं। तो अब जब भी टेस्ट करो तो अपना वर्जन जान लेना, आपको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी, Amazon वगैरह मिल जाती है। बहुत लोगों के माइंड में भाई नया लैपटॉप लिया, बड़ा अच्छा एकदम बढ़िया, अपना नया महंगा लैपटॉप है तो स्क्रीन गार्ड लगवा ले, क्योंकि कीबोर्ड के निशान पड़ जाते हैं ऊपर। तो स्क्रीन गार्ड बिल्कुल सेफ है, बस ये कहूंगा कि अच्छे ब्रांड का स्क्रीन गार्ड लगवाना। मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम क्या हुई थी कि स्क्रीन गार्ड लग गया था, उतरने में इतना प्रॉब्लम ले रहा था वो कि स्क्रीन टूटते बची है मेरी, और मेरे एक फ्रेंड की तो टूट भी गई थी। तो स्क्रीन गार्ड लगवाओगे तो बढ़िया ब्रांड का लगवाना, जिससे आप आराम से उतार सको और बाद में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा एक और सवाल ये भी प्रोटेक्शन को लेके है, कीबोर्ड कवर, जो कीबोर्ड का कुछ इस तरीके का कवर आता है, इस पर हमने वीडियो भी कवर कर रखी है, ये हमारे को मतलब लगा के रखना चाहिए। देखो नॉर्मली आप लगा के रख सकते हो, इससे आपकी कीज वीज जो है ना मतलब वो मिटेंगी नहीं,
टाइम पे आप नॉर्मल यूज कर रहे हो। बट अगर आप हाई एंड टास्क कर रहे हो जहाँ पे पंखे घूम रहे हैं, यहाँ पे गेमिंग कर रहे हो, आप एडिटिंग कर रहे हो, वहां पे आप कीबोर्ड कवर हटा दो, क्योंकि हमारे जो कीबोर्ड की कीज है यहाँ से भी एयर फ्लो होता है, लाइक एयर इनटेक होती है, तो उससे आपके थर्मल्स पे फर्क पड़ेगा। तो ये आपको यूज नहीं करना जब भी आप हाई एंड टास्क कर रहे हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे एक सवाल मिला, और ये सवाल मैंने उठाया क्यों, एक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि एक बंदे के लैपटॉप में चींटियां लग गई है भैया, कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या कुछ है। कभी कभी क्या होता है ना, हम रियलाइज नहीं करते कि हम कुछ खा रहे हैं और कुछ मीठा वीठा है और वो हमारे लैपटॉप पे गिर गया, तो क्या होता है ना, एक दो चींटी लगती है और वो उठा के लैपटॉप के अंदर ले जाती है उसको, और फिर पूरा चींटियों का भंडार आपके लैपटॉप के अंदर चला जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, और मेरे पूरे लैपटॉप के अंदर चींटियां थी। तो यहाँ पे जो गलती मैंने करी थी वो आप मत करना। अगर आपको लगता है आपके लैपटॉप में चींटियां लग गई हैं और आपको दिख गई हैं, तो लैपटॉप ऑन नहीं करना। पहले लैपटॉप को खुलवाओ, उसको क्लीन करवाओ, फिर उसके बाद ऑन करो, क्योंकि चींटियां जो है एक लिविंग बीइंग है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक मॉइस्चर होता है, तो वो मरी है अंदर जाके, या मदरबोर्ड पे चिपक गई है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपके मदरबोर्ड में। तो क्लीनिंग करवा लेना, फिर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अजीब सा सवाल था, बट यस, कवर करना जरूरी था। देन हमारा लास्ट सवाल बायोस अपडेट से लेके, कि बायोस अपडेट हमारे को मतलब कैसे करनी है, मैनुअली करनी है, क्या होता है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब से विंडोज 11 आई है, हो सकता है 10 में भी ऐसा हो, बट 11 के टाइम पे हमारे को विंडोज का जो अपडेट होता है ना अपना, उसके थ्रू ही बायोस का अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली 99.9% लैपटॉप में। बट अगर तब भी नहीं होता तो आप अपने बायोस को अपडेट कर सकते हो मैनुअली। आपको हर ब्रांड की वेबसाइट पे ना कुछ ड्राइवर डाउनलोड करके पेज मिलेगा, वहां पे आप अपना मॉडल डालोगे तो वहां से आपको बायोस फाइल मिल जाएगी, और उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी वहीं मेंशन्ड होगा, तो वो आप कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बायोस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है विंडोज के साथ आज की डेट में। तो बस ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लगता है मैंने सारे कवर कर दिए। एक लैपटॉप के बेसिक सवाल जो आपका नया लैपटॉप खरीदते आपके माइंड में आते हो, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बड़ी टेंशन है, फलाना मक्का, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई सवाल रह गया है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, आपने नहीं पूछा मेरे से सवाल, तो ये आपकी गलती है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई सवाल रह गया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मोतीलाल ओसवाल को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और पता क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।